हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं और सेफ हैं। स्टूडेंट, बहुत हो गया चार्ज को रेस्ट में रखना। चार्ज को रेस्ट में रख के बहुत आपने उसके वजह से होने वाले फैक्टर्स को देख लिया और पढ़ लिया, लेकिन अब पारी आ गया है उसी चार्ज पार्टिकल को मोशन कराने का। और अगर आप उस चार्ज पार्टिकल को मोशन करा देते हो तो क्या कूलम्ब्स लॉ वहां पे वैलिड करेगा? अगर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं करता है तो कौन सा लॉ वैलिड करेगा? तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका आज का चैप्टर, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किसका? मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म का पोर्शन आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। हो जाओ रेडी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है। यस, आई एम योर ऋषभ उपाध्याय फ्रॉम योर फेवरेट सा चैनल फिजिक्स ज्ञान से। सो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी आपने पढ़ी थी, उस कहानी से थोड़ा सा अलग आपका मैग्नेटिज्म की कहानी है। एक्चुअल में यहां पे आपके आए ओरस्टेड, और उस ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट 80-20 में जो परफॉर्म किया गया था, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से आपके अपने क्लास 10th में कवर करके आया है। अब यहां पे हम उस ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उसके ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स निकाल के मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है I। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पॉइंट टू पॉइंट वाइज, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलेंगे। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने पास में एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, टेस्ट चार्ज, जिसको आप लेके टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और जनरली उसकी पोलैरिटी आप पॉजिटिव लेते हो। सर, क्या जरूरी है पॉजिटिव ही ले? आप यहाँ पे नेगेटिव लेके भी इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो, लेकिन जब नेगेटिव लोगे तो थोड़ी सी बातें अलग हो जाएंगी। क्या अलग होंगी ये आप खुद अभी समझ जाओगे। देखो, जब हम लोगों ने टेस्ट चार्ज ले लिया इस कंडक्टर के सामने, इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर वाले जो करंट कंडक्टर है उसके सामने, तो देखो ये जो टेस्ट चार्ज है वो दो स्टेट में होगा, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। ध्यान देना, मतलब ये कि केस फर्स्ट when the charge is in rest, जब आपका चार्ज कैसा होगा? रेस्ट में होगा। when the charge is in rest, जब आपका चार्ज रेस्ट में हो गया तो ये केवल और केवल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर पाएगा। और कैसे प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये सारा चीज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आए हो। दैट इज, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर। ठीक है, ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में प्रोड्यूस करेगा, और ये पार्टिकल अपने कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं कर पाएगा। ध्यान देना, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल 0 हो जाएगा। ध्यान देना। खैर, लेकिन केस सेकंड जैसे आया, केस सेकंड, ये आ गया केस सेकंड। जब आपका केस सेकंड आ गया ना, तब उस कंडीशन में क्या हुआ देखना, कि चार्ज हो गया पागल। मतलब when the charge is in motion, अब ये चार्ज हो गया वो मोशन में हो गया with velocity v वेक्टर। जब वो वेलोसिटी गेट कर गया, जब उसके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, तो उस कंडीशन में वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक मिस्टीरियस फील्ड क्रिएट कर गया था। ध्यान देना, उस मिस्टीरियस फील्ड को हम लोग अभी तो जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बट उस समय में ये नहीं जानते थे कि दैट मिस्टीरियस फील्ड इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों ने उसका मैग्नेटिक नाम दिया। लेकिन स्टूडेंट बात ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा हम कह सकते थे कुछ एस्पेक्ट्स में, लेकिन वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। वो एक नया तरीके का फील्ड था जिसको हम लोगों ने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। कंक्लूजन में यहां पे लिख रहा हूं पॉइंट वाइज। कंक्लूजन में क्या लिखा मैंने कि देन इट प्रोड्यूस
बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट यहां पे जो ये बी वेक्टर आप देख रहे हो ना, ये बी वेक्टर वैसे ही जैसे ई वेक्टर यूज होता था इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही आपका बी वेक्टर यूज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के, मतलब कि रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसका नाम देखो ना, मैं यहाँ पे नाम इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। इसको तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोल दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नाम दे रहे हैं, बट इसका ओरिजिनल नेम क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये दो नाम से आप इसको जान सकते हो। इसके बारे में कहानी इसी चैप्टर में करनी है, ठीक है। और इस फील्ड के वजह से आपके उसके चारों तरफ फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फील्ड जब आया तो फील्ड कैसे आप देखोगे? क्या फील्ड वहां पे वो दिख रहा था? मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। उस फील्ड को पहचानने के लिए, उस फील्ड की आइडेंटिटी बताने के लिए कि वहां पे वो फील्ड है, उस फील्ड को वहां बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक इफेक्ट्स देखना स्टार्ट करते हैं, जिस इफेक्ट्स को देखने के लिए कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था, वो फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स था। तो उसी मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग यहां पे अभी आगे जाके एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपकी बनती है जब चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में आता है। सेकंड वाले केस के मुताबिक ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया, और जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया तो इसके चारों तरफ दो फील्ड क्रिएट हो गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, और इसी चीज को कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से जो ऑलस्टेड ने बताया था, ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट को 80-20 में, उसी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया इस एक्सपेरिमेंट के बाद। बात समझ लो दूर तक। अब देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आ गया था, मतलब जब वेलोसिटी रखने लगा, तो उसके साथ क्या हो गया था? हमें कैसे पता चला कि वहां पे फील्ड हो गया? हमें इस तरीके से पता चला क्योंकि उस चार्ज पार्टिकल का पाथ चेंज हो गया। चार्ज पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा था मोशन करते समय, लेकिन वो पाथ चेंज हो गया और वो एक सर्कुलर पाथ के आर्क के फॉर्म में आ गया। और जब वो आर्क के फॉर्म में आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि वहां पे एक फोर्स लग गया, जिस फोर्स का नाम हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? जिस फोर्स का नाम हम लोग दे रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। यही आपका जो FM है, यही आपका क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। इसी को बात करनी है हमको आज के इस लेक्चर में। हाँ, आज हम लोग इसी बातों पे डिस्कस करेंगे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, लेकिन वो जनरल मतलब कि बच्चों वाली बातों की तरह नहीं करेंगे, ठीक है, कि ये आपका ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, कुछ अलग तरीके से। देखो कैसे, जैसे कि अभी आपने देखा कि ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं बताया, और मैंने आपको मैग्नेटिज्म की कहानी स्टार्टिंग समझा दी कि मैग्नेटिज्म यहीं से आपका स्टार्ट हो गया, ये बॉर्न हो गया, क्योंकि इसका देखो यहाँ पे फोर्स का, एक नया फोर्स का जन्म लेता हुआ नजर आ गया, जिस फोर्स का नाम था मैग्नेटिक फोर्स। चलो बात आगे चलते हैं, इसी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अपनी बातों को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलो, तो हेडिंग आप डाल लो मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। सुनो, देखो, मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो वो चार्ज पार्टिकल था, ये जो वाला जो चार्ज पार्टिकल था Q0, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल वायर के तरफ कैसे अट्रैक्ट हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड था। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इस चीज को हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाला था। ध्यान देना, इसका कोई एग्जैक्ट प्रूविंग नहीं है, बिकॉज इट इज परफॉर्म
it is performed experimentally and after many experiments we get some conclusions. जैसे कि ओम्स लॉ में आपने कई एक्सपेरिमेंट्स किया होगा, पोटेंशियल बढ़ाया फिर करंट भी बढ़ा, पोटेंशियल घटाया फिर करंट भी घटा, पोटेंशियल और करंट का रेशियो बढ़ाने और घटाने का आपने मिलाया, मतलब कई बार एक्सपेरिमेंट्स किया, फिर उसके बाद आपने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का लॉ बना दिया। वैसे ही यहाँ पे आपका ये जो FM है वो FM के साथ भी कई ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कई ढेर सारे फैक्ट्स को वहाँ पे देखे गए और ये फिर जाना गया, फिर कंक्लूजन बोला गया कि ये जो FM है आपका, मतलब जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो किसी किसी पे डिपेंड करता है। अब किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहला चीज, सबसे पहला जो FM है वो डिपेंड करता है Q0 पे, मतलब वहां पे जो चार्ज मौजूद होगा उस पे डिपेंड करेगा FM। चार्ज की मैग्नीट्यूड जो भी होगी उस पे डिपेंड करेगा FM। अब इस चीज से आप कहानी ये थोड़ा सा अपने माइंड में बना सकते हो, थोड़ा सा पिक्चर क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा सा सोच सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए FM की वैल्यू कुछ हो सकती है और नेगेटिव चार्ज के लिए भी FM की वैल्यू कुछ हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के फंडा में केवल डायरेक्शन का चेंज हो जाता है। मतलब पॉजिटिव के लिए अगर फोर्स का डायरेक्शन ये गया तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। अब इस बात को अपोजिट और एंटी पैरेलल वाला फंडा को आपको अभी क्लियर नहीं होगा, थोड़ी सी सब्र रखिए बस। चलो, तो FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q0, ये पहला क्लास हमको समझ में आ गया। दूसरा कंक्लूजन ये है कि FM की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे? वेलोसिटी से। ध्यान देना, पार्टिकल वेलोसिटी हुआ था तभी, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी गेट किया था तभी आपका FM आया था। इस बात से तो आप नहीं झुठला सकते, ना मैं झुठला सकता हूं। तो FM की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड की, इस बात को हम लोग मान लिए कि नहीं, मान क्या लिए? अरे एक्सपेरिमेंटली देखा हमने, अरे यार एक्सपेरिमेंटली देखा यार, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया था। देन FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, दैट इज FM इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी आप अगर बढ़ाते हो तो फोर्स भी आपका बढ़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा डिपेंडेंस टर्म देखो, FM की वैल्यू एक चीज और डिपेंड करती है, एक चीज पे और डिपेंड करती है, और वो है आपका खुद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। मतलब FM जो है वो डिपेंड होता है B पे। B क्या है सर? B को मैंने अभी आपको बता दिया है कि B है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे कि आपका वो E वेक्टर होता था ना, वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए एक और वेक्टर का यूटिलाइज करते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, लेकिन उसका नाम हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं। जैसे कि वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो, तो ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल या तो चार्ज पार्टिकल, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तीन चीजों पे तो डिपेंड हो गई। एक चीज और थी जिसपे देखा गया कि FM की वैल्यू डिपेंड कर रही है, वो चीज क्या थी यार? जानते हो वो चीज क्या थी? वो चीज था एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर, क्योंकि B और V दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल है, आप इसको झुठला नहीं सकते। V वेक्टर और B वेक्टर दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो वेक्टर्स के बीच में एंगल भी देखा जाएगा ना यार। क्यों देखा जाएगा? नहीं जाएगा? आप ही बताओ तो मेरे को, देखा जाएगा कि नहीं? देखा जाएगा सर। हाँ सर, जानते हैं। तो जब देखा जाएगा तो उस एंगल पे भी तो डिपेंड होना चाहिए। यस, तो उस एंगल पे भी FM की वैल्यू डिपेंड हुई। कैसे डिपेंड हुई? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया, लेकिन किस टर्म के साथ डिपेंड हुई? वो डिपेंड हुई आपके साइन थीटा के साथ। ठीक है, अब इन सभी एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स को आप जब मिलाते हो, कंक्लूजन्स को जब मिलाते हो, तो आप एक वैल्यू पाते हो, FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। प्यारा सा इक्वेशन नजर आता है, FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब आपके माइंड में तो ये क्वेश्चन राइज हो गया होगा कि सर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे आप तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे। हाँ, इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने 1 ले लिया था।
ओवरऑल कहने का सेंस यार कि एफ एम की जो टोटल एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आई क्यू वी बी साइन थीटा हुई। ध्यान देना, ये मैग्नीट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं, पॉइंट नोट करना, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अभी डायरेक्शन की बात बाकी है, ठीक है, तो अभी डायरेक्शंस की बात है बाकी है, अभी हम लोग केवल इसका मैग्नीट्यूड की बात की। अभी चलो आगे कहानी देखो कहानी सुनो, ध्यान से सुनना, अभी असली कहानी आपकी स्टार्ट हो रही है। देखो हम लोगों ने क्या पाया, हम लोगों ने ये देखा कि एफ एम की वैल्यू जो होगी वो क्यू वी बी साइन थीटा आएगी। एंड व्हाट इज द थीटा, थीटा क्या है, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा है जस्ट केस कि अगर ये आपका बी वेक्टर है, जस्ट केस कि ये अगर आपका बी वेक्टर है तो इससे ये देखो ये आपका बी वेक्टर और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ये ठीक है, ये दोनों के बीच में थीटा एंगल है, ये टर्म यहां पे है। अभी सुनना, अभी बात कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ये है कि यार ये तो है वेक्टर क्वांटिटी, ये तो है ना वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स कोई भी होगा तो ये वेक्टर, और जब वेक्टर हुआ तो इसका होगा ना कोई डायरेक्शन तो होगा। अब वो डायरेक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा इस चीज को देखने वाले हैं। क्या जो एफ एम की वैल्यू आएगी वो वेक्टर फॉर्म में वो इतनी होगी क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान देना बात को ध्यान दीजिएगा, एफ एम वेक्टर इज जस्ट इक्वल टू वैल्यू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये v वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, b वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, दैट इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपका नाम अभी मैंने 2 वर्ड लिया है जो आप उसका नाम दे सको, जिससे आप उसको बुला सको, ठीक है, चिंटू या पिंटू, जिससे भी आप उसको बुला सको वो नाम से आप उसको बुला सकते हो। तो एफ एम की वैल्यू ये हमारी हो गई। जब ये एफ एम की वैल्यू डायरेक्शन वाली बात हमको पता चल गई तो अब चलो इसको थोड़ा सा डायरेक्शन देख भी लेते हैं कि होगा कहाँ। देखो मैं यहाँ पे नोट में लिखवा दे रहा हूं कि जहां भी होगा, जिस भी एक्सिस में होगा, एक्स वाई या जेड जो भी होगा, जिस भी एक्सिस में होगा, लेकिन एक चीज जरूर फॉलो करेगा, वो क्या, एफ एम इज जस्ट परपेंडिकुलर, एफ एम इज जस्ट परपेंडिकुलर टू, एफ एम परपेंडिकुलर होगा किससे, इस दोनों वेक्टर से, मतलब v वेक्टर एंड b वेक्टर। शॉर्ट फॉर्म में हम b वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों यूटिलाइज करो क्योंकि आपने अभी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का पढ़ के आया है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो में आप जाके देख लेना, वहां क्लास 11 की वीडियोस हैं और वहां पे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ये मिल जाएगा कि वेक्टर दो क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सी वेक्टर है, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो सी वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर वाले प्लेन में आएगा। याद कर लो थंब रूल, स्क्रूव रूल, ठीक है। यहां पे भी कुछ रूल्स आएंगे इसके डायरेक्शंस को बताने के लिए, जैसे कि मैक्सवेल का योयो रूल, ठीक है। योयो रूल मतलब कि ये आपका परपेंडिकुलर वाला है, ऐसा फंडा वाला रूल अभी आएगा, तीनों लाइन आप परपेंडिकुलर करोगे तो मैक्सवेल का योयो राइट हैंड रूल जरूर देखेंगे हम लोग थोड़ी सी अभी समझ करने के बाद। खैर इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई कि जी जो एफ एम की डायरेक्शन होगा वो वी वेक्टर और बी वेक्टर से जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अब कहानी आगे सुनो, किसके बेसिस पे, एफ एम की बेसिस पे हम लोग बी वेक्टर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान देना, ये तो डायरेक्शन तो हम लोगों ने देख लिया, मैग्नीट्यूड भी जान लिया, ये आपकी मैग्नीट्यूड हो गई और ये आपका डायरेक्शन हो गया, लेकिन इस मैग्नेटिक फोर्स के जरिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि ये कोई भी फोर्स हो उसका डायमेंशन mlt-2 ही होगा और डायमेंशन न्यूटन ही देखा जाएगा, और इस फोर्स का भी आपका डायमेंशन वही होगा और यूनिट भी वही होगा। तो डायमेंशन और यूनिट का बात करना तो हमें नहीं लगता कि वाजिब है। खैर आगे बात चलते हैं और बी वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं एफ एम के जरिए, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम लोग बी वेक्टर का भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हेडिंग में हल्का सा फर्क कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो और वो हेडिंग रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड की कहानी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ध्यान दो, अभी मैंने तुम्हें एफएम का फ्लेमिंग का योयो रूल बताया नहीं है, अभी उसमें इंतजार करना है आपको, ठीक है। खैर तो एफएम का ये देखो, ये फॉर्मूला था आपके पास क्यू वी बी साइन थीटा। इस फॉर्मूला में अगर बी की वैल्यू एफ एम अपॉन में क्यू वी साइन थीटा कर दो तो क्या कोई मना करेगा आपको?
मना करेगा, मैं मना करूंगा? नहीं, कोई नहीं मना कर सकता। आप आराम से ये कर सकते हो। इसी फॉर्मूला में FM = QVB sin थीटा के फॉर्मूला में से ही B का फॉर्मूला अगर आप इस तरीके से लिख दो तो कोई मना नहीं करने वाला आपको। तो B की वैल्यू क्या मिल गई आपको? FM/QV sin थीटा मिल गई। इस तरीके से ये जो B है, इसी B को तुम इस फॉर्मूला के जरिए एक्सप्लेन कर दिए, और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड ही नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, क्योंकि ये है वेक्टर क्वांटिटी। भाई ये तो है ना वेक्टर क्वांटिटी, B वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। जब ये B वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? या कहीं भी हो, FM वेक्टर से तो परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, इसके डायरेक्शन के लिए जजमेंट और सारी कहानी हम लोग अभी कुछ देर बाद बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट्स में, एम्पियर सर्कुलर लॉज में। हाँ, ये दोनों लॉ आपको बी वेक्टर के निकालने के प्रोसेस पे बेस्ड है, मतलब कि ये आपको बी वेक्टर के बारे में ही कहानी को कंप्लीट करेंगे। आगे के रास्ते में आपको ये मिलने वाले हैं, बायोट-सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ। हल्का सा इंतजार, ठीक है। अभी तो आपका ये पहला क्लास है। खैर, तो बी का फॉर्मूला इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन कर लिया, एक छोटा सा अलग सा फॉर्मूला FM के फॉर्म में। और अब हम थोड़ी सी आपको जानकारी यहाँ पे इसके बी वेक्टर के यूनिट के बारे में बता देते हैं। सुनो, जब हम यूनिट की बात करते हैं ना यार, तो मुझे एक कहानी याद आ जाती है। यूनिट ऑफ जब बी करते हैं, यूनिट ऑफ बी वेक्टर जब करते हैं ना, हमको अपने स्कूल की एक कहानी याद आ जाती है। सर क्यों? क्योंकि देखो, मैं बता रहा हूँ, उस कहानी को बताऊंगा, हल्का सा, बहुत लंबी कहानी नहीं है। देखो, यहां पे मैं तुमको बताने वाला हूं 2 यूनिट। एक यूनिट आपका SI यूनिट और दूसरा आपका यूनिट बताने वाला हूं CGS यूनिट। सुनो, SI यूनिट जब हम मैग्नेटिक फील्ड की देखते हैं ना, बी वेक्टर की देखते हैं ना, तो मुझे अपना एक टीचर याद आ जाते हैं, जो टीचर मुझे फिजिक्स पढ़ाए हुए थे। आई होप वो क्लास 10 की बात थी, क्लास 9th और 10 की बात थी। क्लास 10th में भी ये बी का जिक्र कहीं आया था, तो वो टीचर इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। अब हम लोग के लिए मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बिल्कुल नया था, हम लोगों ने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। हम लोग बस जानते थे कि यार मैग्नेट होता है, इसको पास ले जाते हैं तो फट से चपक जाता है, और दूर, और जब पोलैरिटी अलग अलग होता है तो उसको पास जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाता है। हम लोग ये चीज़ तो करते थे बचपन में, लेकिन जानते नहीं थे कि वो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के वजह से होता है। तो उस चीज़ को वो टीचर बता रहे थे, और एक्चुअली उस टीचर का बाल थोड़ा सा कम था, और जब बाल उसका कम था तो हम लोगों ने उनको आपस में, स्टूडेंट्स थे जो थे, मतलब दोस्त थे, टकला बोलते थे। और जब वो बंदा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, टकला बोल रहे थे, तो उसने जब यूनिट बताई बी की, तो उसने बोला यूनिट ऑफ SI इज टेस्ला। जब उसने टेस्ला बोला, उन्होंने जब टेस्ला बोला, तो हम लोग यार आपस में जोर से हंसे, क्योंकि पीछे से कोई एक स्टूडेंट तुरंत बोल दिया टकला। उसको टकला सुनाई दिया टेस्ला को, तो उसने टकला बोल दिया, और तब से उस टीचर को हम लोगों ने टकला नाम देने लगे। और उसके बेसिस पे हम लोग को ये बी का एक मेमोरियल कॉन्सेप्ट भी बैठ गया कि बी की जो SI यूनिट होती है वो टेस्ला होता है, ये बात, ठीक है। तो बी की SI यूनिट टेस्ला होती है, इसको दूसरे नाम से भी हम लोग बोलते हैं, और इसका जो दूसरा नाम होता है, ध्यान देना, वेबर। वेबर इसकी कोई कहानी नहीं है, वेबर पर मीटर स्क्वायर की कोई कहानी नहीं है, ठीक है। केवल इसी टेस्ला की थी, केवल टेस्ला की थी, जो टेस्ला यूनिट हो गई किसकी? SI यूनिट हुई किसकी? बी वेक्टर की, ठीक है। इसी तरीके से CGS यूनिट भी कुछ होती है, किसकी होती है? बी वेक्टर की। और जो CGS यूनिट होती है बी वेक्टर की, वो आपकी होती है गॉस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में दूसरे नाम से मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि जिस कोचिंग में हम लोग पढ़ते थे उस कोचिंग का नाम भी मैक्सवेल कोचिंग था, तो इसकी कहानी भी थी, हम बट उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले। तो गॉस सेकेंड यूनिट है आपकी, CGS यूनिट है, जो CGS यूनिट किसकी है? बी वेक्टर की है। तो ठीक है, थोड़ी सी गर्मी है, मेंटेन मैं कर रहा हूँ, आप भी करो, और मेहनत से पढ़ो यार। मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी मेहनत से पढ़िए,
ठीक है, मेहनत से मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, आई होप आपके पास कुछ बात पहुँचा पा रहा हूँ, तो आप भी मेहनत से पढ़िए उसको। तो ये बात थी आपकी बातें, मैं छोटी सी कहानी बताया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया। क्या सर हमको केवल इतना ही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, अभी पूरी की पूरी कहानी तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही है। पूरा चैप्टर इसी मैग्नेटिक फील्ड, इसी मैग्नेटिक फोर्स, इसी मैग्नेटिक फिनोमिनन्स के बारे में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सुनना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हेडिंग डालो कॉपी में, हेडिंग डालो आप कॉपी में, वो हेडिंग ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बी वेक्टर ई वेक्टर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग या अबाउट FM वेक्टर, E वेक्टर, FE वेक्टर एंड B वेक्टर। इन चारों के वजह से हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आ रहे हैं और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है। कि इधर से एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, उसको खींचने के लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वहां पे होगा तो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ तो उसको रिपेल कर देगा, मतलब पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसको रिपेल कर देगा। तो ये सभी चीजें हम लोग को पढ़ के आए हैं। लेकिन अब मैं तुमको बताने वाला हूं कि इन सभी चीजों में थोड़ा सा अंतर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो आपने पढ़ा, अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो समझ लिया, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें क्या है इसको समझना बाकी है। सुनो, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना ध्यान से। एफएम जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हम इतना तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड Fe इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सॉरी मैं आई एम सो सॉरी परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, मुझे परपेंडिकुलर नहीं बोलना चाहिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। किससे? टू ई वेक्टर। बट इतना तो मेरे को हम लोग को पता था, इतना तो तुम लोग को भी पता है, लेकिन बट यहां पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। अभी आप यही पढ़ के आए हो, देख लो क्या डिफरेंस है Fe और FM में, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आता होगा कि FM इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होता था, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर है। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका FM वेक्टर और E वेक्टर और FE वेक्टर और B वेक्टर के बीच में। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत खास, बहुत अपने आप में ही यूनिक, वो ये कि यार जो ये FE और FM के बीच में एक और चीज थोड़ा सा एंटी है, मतलब कि एक और चीज थोड़ा सा अलग है। वो क्या है सुनना, कि Fe जो है हमारा, वो Fe मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो डिपेंड नहीं करता है। दैट इज Fe इज इंडिपेंडेंट। किस पे? इंडिपेंडेंट ऑन V वेक्टर। भाई वेलोसिटी पे कूलम्ब्स फोर्स कहाँ डिपेंड करता था? कूलम्ब्स फोर्स में जो आप मतलब Fe निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करती थी? नहीं करती थी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कर रहा है।
अरे यार बड़ा रोचक रोचक चीज हो गया यहाँ पे, देखो बिल्कुल रोचक चीज हो गया, मतलब उससे अलग हो गया। क्या अलग हो गया कि यार एफ ही तो नहीं चेंज डिपेंड हो रहा है बी पे वी पे, लेकिन जो एफ एम है, बट करके लिख लो, बट एफ एम इज डिपेंड, ये हो गया डिपेंड ऑन वी वेक्टर। अब थोड़ी सी बात सुनो, एफ ई वैक्टर एंड एफ एम वैक्टर ये दोनों चीज तो है अलग अलग, दो अलग अलग फोर्सेस की वजह से फोर्सेस की वजह से कुछ बातें अलग अलग दिखाई देती है। लेकिन 80-20 में जो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में बताया, जब ओरिस्टेड ने तो ये बताया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ क्रिएट हो जा रही है जब चार्ज मोशन में आ जा रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा और बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेट किया मैक्सवेल ने। आई होप 20 से 25 या 30 से 40 साल बाद ओरिस्टेड के 40 साल बाद ओरिस्टेड के 40 साल बाद मैक्सवेल ने ये दोनों चीज़ों को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीज़ों को, मतलब जो अलग अलग चीज़ें आप अभी तक पढ़ रहे हो, उन दोनों चीज़ों को एक ही सिक्के के दो पहलू बता दिया। और उसने ये वाला आइडेंटिटी बता दिया। कैसे मैं बताऊँ यार, चलो ऐसे ही जानो, ऐसे ही जानो, ऐसे 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 जानो, ऐसे जानो, ऐसे सुनो। तो ये आपका इससे परपेंडिकुलर है, और ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। आई होप समझ गए होगे कि वेव कहां प्रोपोगेट कर रही है। देखो आगे आ रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है। ये तीनों चीज एक दूसरे से परपेंडिकुलर था। किसमें परपेंडिकुलर था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को दोनों को एक साथ बांध दिया मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन के जरिए। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन आपको पढ़ना है आगे की डिस्कवरी में, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक तो जान लिया, लेकिन अब मैग्नेटिक भी जान लेते हैं अच्छे से, जिस मैग्नेटिक के बारे में ये कहानियां हो रही हैं। तो पहली चीज आपने सीखा, दूसरी चीज भी ये आपने देखा कि जो एफ ई की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, बट एफ एम की वैल्यू डिपेंड है वेलोसिटी पे। अभी आगे सुनो, तीसरा सुनो, तीसरा महा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट वाला सवाल ही नहीं, महा इंपॉर्टेंट है। कैसे? इसकी बात बहुत जगह यूटिलाइज होगा। जैसे कि सुनो, जो एफ ई है, डू वर्क, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, एफ ई जो है डू वर्क फॉर डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, या कोई बॉडी चार्ज पार्टिकल होगा तभी वो उसको करेगा, चार्ज पार्टिकल। बट एफ एम डू नॉट डू एनी वर्क। यस, डू नॉट परफॉर्म एनी वर्क या डू नॉट डू एनी वर्क। ऐसा सेंटेंस या संभाल लेना है, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं यार, इतना संभाल लेना आप। ठीक है, डू नॉट डू एनी वर्क फॉर डिस्प्लेसिंग चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के लिए आपका जो एफ एम है वो वर्क नहीं करता है, लेकिन एफ ई जो है वो वर्क करता है। सर ये क्या फंडा है, मेरे को समझ में नहीं आया यार, सर मेरे को बताओ यार, क्या आप क्या पढ़ा रहे हो यार, समझ। सुनो, एफ एम वेक्टर जो है वो बॉडी को जो डिस्प्लेस कराएगा, जैसे कि यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल था, इस चार्ज पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी था। ठीक है, इस वेलोसिटी की वजह से जो बॉडी डिस्प्लेस करेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो उसी डिस्प्लेसमेंट जो देखा जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स से परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट नोट करना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एफ एम इज जस्ट परपेंडिकुलर टू एफ एम। मतलब कि उसके जस्ट परपेंडिकुलर वे में अभी आप भी होगा। अभी ये आप देख के आए हो, क्या देख के आए हो, एफ वेक्टर इज जस्ट इक्वल टू क्यू नॉट बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैंने वहां बताया तुम्हें कि v और b के जस्ट परपेंडिकुलर होगा आपका कौन सा वेक्टर, एफ एम वेक्टर।
जब ये इससे जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा यार, जब इससे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के जगह पे वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स में ही जाएंगे ना, वेलोसिटी के साथ में ही जाएंगे ना। तो जब वो वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट चला गया तो वेलोसिटी और उसके बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन है, तो डिस्टेंस और उसके बीच में भी तो परपेंडिकुलर हो गया। और जब परपेंडिकुलर हो गया तो तुम्हें पता ही है कि जब फोर्स किसी डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर वाला फंडा बना लेता है तो वर्क डन की वैल्यू 0 आ जाती है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट ds या s, that is f s cos theta, and theta is the angle between f and displacement, and here the f and vector is 90 degree, then cos 90 is equal to what, 0, then work done is 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपका, Fe do work for displacement a charged particle but Fm do not perform any work done, किसी भी वर्क डन को परफॉर्म Fm नहीं करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब तुम किसी चार्ज पार्टिकल को उठा के किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, पॉइंट नोट करना कि किसी चार्ज पार्टिकल को उठा के आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए और उसको मोशन दिला दिए, या किसी ये सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड है और मैं चार्ज हूं और मैं इसके अंदर चला गया, अगर मैं इसके अंदर चला गया तो मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं नॉर्मली निकल जाऊंगा ऐसे? मैग्नेटिक फील्ड हमको निकलने नहीं देगा, नॉर्मली निकलने नहीं देगा, वो मोशन मुझे कराएगा। कैसा मोशन कराएगा? मैग्नेटिक फील्ड मेरे से कैसे रिलेशन संबंध बनाएगा या कैसे क्या करेगा, इन सभी बातों को आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इन सभी बातों को मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो अगले लेक्चर में टॉपिक मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि द चार्ज पार्टिकल इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज योर सेकेंड, दैट इज सेकेंड लेक्चर टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। सेकेंड लेक्चर का पहला टॉपिक आपका यही रहेगा जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो घर पे रहो, सेफ रहो, आज के लिए केवल इतना ही। और अच्छा लगे वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले कहीं ना कहीं आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है तो बहुत से लोगों के पास सही चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि वो चीज़ें आपके पास पहुँचे, जिसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं कल के मतलब कि आने वाले वीडियो सिलेक्शंस में। थैंक यू एवरीवन, घर पे रहो, सेफ रहो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते रहो। थैंक यू।